का प्रभाव। एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता भैया कि जूल का प्रभाव समझाइए क्या है, और अणुगति सिद्धांत के अनुसार बताइए कि जो वान डेर वाल गैस होती है, वास्तविक गैस, वो जूल के नियम का पालन क्यों नहीं करती है। और भैया जूल गुणांक की पूरी गणना कीजिए, पूरा डेरिवेशन कीजिए, जूल गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिनिश। देखिए जूल का प्रभाव क्या है। जूल का प्रभाव पहले मैं लिख देता हूँ, आप सिम नोट करना, उसके बाद बताऊँगा क्या होता है ये। मुक्त रुद्धोष्म प्रसार में, राइटिंग पे मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। मुक्त एडियाबैटिक एक्सपेंशन में या मुक्त प्रसार में किसी गैस के ताप में परिवर्तन की परिघटना को, किसी गैस के ताप में परिवर्तन की परिघटना को क्या कहते हैं भैया? जूल का प्रभाव कहते हैं। जूल का प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप सीधे से समझ लीजिए, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें केवल अपना काम चलाना है। जूल का प्रभाव क्या है? एक रुद्धोष्म प्रसार होता है भैया, मुक्त एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये क्या होता है? किसी निश्चित मात्रा में हम कोई गैस ले लें, अगर हम गैस को उस तरह से एक्सपेंड करें, यानी कि उसको प्रसार करा दें कि गैस के द्वारा ऊर्जा का कोई आदान प्रदान नहीं हो, तो उस तरह के प्रसार को हम कहते हैं भैया मुक्त रुद्धोष्म प्रसार। उसमें मुक्त रुद्धोष्म प्रसार में ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए, हमें अपना काम चलाना है। यानी कि मुक्त रुद्धोष्म प्रसार हम कराएं तो उसमें किसी गैस के ताप में कोई भी परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो घट जाए चाहे वो बढ़ जाए, तो उस पूरी जो घटना होगी उसको हम कहेंगे भैया क्या? जूल का प्रभाव। बस ये जूल का प्रभाव है। उसके बाद जो मोस्ट मॉडर्न चीज़ इसी में डेरिवेशन में नीचे आती है, सेकंड नंबर पे, वास्तविक गैस से जूल के नियम का विचलन। वास्तविक गैस से या वान डेर वाल गैस, वास्तविक गैस से जूल के नियम की व्याख्या या विचलन। ठीक है, देखिए वास्तविक गैसों का जूल के नियम से विचलन। वास्तविक गैसों का जूल के नियम से विचलन। जूल के नियम से विचलन यानी कि अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, आपको ये पता चलेगा बात कि वास्तविक गैसें जो होती हैं वो जूल के नियम का पालन क्यों नहीं करती हैं। देखिए पहले आपको मुझे बता देता हूँ मैं। देखिए जूल के नियम के अनुसार कोई हमारी आदर्श गैस होती है, हम जानते हैं आदर्श गैस क्या होती है। आदर्श गैस वह गैस होती है जिसके गैस के अणुओं के मध्य भैया कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, वो हमारी आदर्श गैस होती है। पी बराबर RT आपको समीकरण पता होगा, आदर्श गैस समीकरण होता है। तो वास्तविक गैस के अनुसार वास्तविक गैसों का जूल नियम के विचलन। तो जूल नियम के अनुसार जो हमारी आदर्श गैस होती है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा U होती है वो केवल भैया उसके ताप पर निर्भर करती है। यानी कि हम कहें तो जो आंतरिक ऊर्जा U होती है वो आदर्श गैस की वो केवल उसके ताप का फलन होती है। अगर हम ताप नियत तो आंतरिक ऊर्जा नियत, ताप में कोई परिवर्तन करेंगे तो वही परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में होगा। तो ये हमारा जूल का नियम कहता है। ठीक है, क्या कहता है हमारा जूल का नियम? जूल के नियम के अनुसार किसी भी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा U होती है वो केवल उसके ताप पर निर्भर करती है भैया, उसके दाब पर, उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। चाहे हम दाब आयतन में कोई भी परिवर्तन करें उसकी आंतरिक ऊर्जा U में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? U बराबर FT कह सकते हैं। और हम ताप और दाब में परिवर्तन ना दिखाने के लिए क्या कह सकते हैं भैया? निर्भरता नहीं दिखाने के लिए डेल U ओवर डेल P कांस्टेंट रहेगा, T बराबर 0, और डेल U ओवर डेल V कांस्टेंट रहेगा, T बराबर 0। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है U उसके ताप पर उसके दाब और उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, केवल क्या पर निर्भर करती है? उसके ताप पर निर्भर करती है। ठीक, लेकिन जबकि जो हमारी रियल गैस होती है उससे हम कंपैरिजन कराएंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि वास्तविक गैस के जूल के नियम का पालन क्यों नहीं करती है। लेकिन हमारी जो रियल गैस होती है, वास्तविक गैसें जो होती है, वान डेर वाल गैस जिसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है वान डेर वाल गैस। वान डेर वाल गैस के अणुओं के मध्य क्या होता है? वान डेर वाल बल होते हैं, आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल कार्य करते हैं। जिससे क्या होगा? अगर हम उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, अगर हम किसी रियल गैस का एक्सपेंडेशन कराएंगे तो क्या होगा? उसके भैया जो अणु होंगे उसके मध्य भैया बल कार्य करेगा। यानी कि एक्सपेंड क्या होता है? किसी गैस के अणुओं का दूर हटना, यानी कि सभी संभव दिशाओं में जा सकते हैं वो। लेकिन जब उसके मध्य बल कार्य करेगा तो वो उसको कहीं जाने नहीं देगा, वो इकट्ठा करके रख लेगा। तो इन अणुओं की गति शून्य होती चली जाएगी धीरे धीरे, यानी कि गति में कमी होगी। और क्या गति में कमी होगी तो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि एक जगह स्थित होते चले जाएंगे, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। यानी कि जब हम किसी भी वास्तविक गैस का अगर हम रुद्धोष्म प्रसार कराते हैं तो उसके भैया गति ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी ही उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है।
और एक और चीज़, किसी भी वास्तविक गैस की जो आंतरिक ऊर्जा U होती है वो केवल ताप पर निर्भर ना कर करके उसके आयतन, उसके दाब पर भी निर्भर करती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जो वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है U, वो इन तीनों का फलन होती है। ताप, दाब, ताप, दाब और आयतन, इन तीनों का फलन होती है। ए मम्मी आगे मतलब नीचे देख, क्या इन तीनों का फलन होती है। यानी कि इनमें कोई चीज़ अगर परिवर्तन की तो ये भी परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन आदर्श गैस में जैसे इसका उल्टा होता है, केवल ताप पर ही निर्भर करेगी, चाहे तुम दाब को कितना बढ़ा लो, चाहे आयतन को कितना बढ़ा लो, बस। तो देखिए इसके फटाफट से इसका डेरिवेशन करते हैं और समाप्त करते हैं। जूल के नियम के अनुसार, जूल के नियम के अनुसार, जूल के नियम के अनुसार, ठीक है, किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा U केवल उसके ताप T पर निर्भर करती है, केवल उसके ताप T पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, दाब तथा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। दाब P तथा आयतन T पर निर्भर नहीं करती है। क्यों गला फाड़ रहा है? आयतन V पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि वास्तविक आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा U होती है वो केवल उसके ताप T पर निर्भर करती है, दाब P और आयतन V पर निर्भर नहीं करती। यानी कि हम कह सकते हैं U बराबर FT। यानी कि जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वो उसके ताप का एक फलन होती है, और दाब पर और आयतन पर निर्भर नहीं करती है। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि डेल U ओवर डेल P बराबर 0 जब हमारा ताप नियत है, और डेल U ओवर डेल V बराबर 0 जब ताप हमारा नियत है। यानी कि इन पर निर्भर नहीं करती है। जबकि यानी कि इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, एक और चीज़ लिख दो यहाँ पे, तथा अतः आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, यानी कि वो स्वतंत्र होती है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अब आ जाते हैं वास्तविक गैस पर। जबकि वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करते हैं। आकर्षण बल क्या करते हैं भैया? कार्य करते हैं। तो अगर यदि वास्तविक गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाए, यदि वास्तविक गैस का मुक्त प्रसार होने दिया जाए, मुक्त प्रसार होने दिया जाए, तो भैया क्या होगा? होने दिया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा तो नियत रहेगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा तो नियत रहती है भैया। आंतरिक ऊर्जा U तो नियत रहेगी, लेकिन आंतरिक ऊर्जा तो भैया नियत रहेगी। उसकी स्थितिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही उसकी गति ऊर्जा में कमी हो जाएगी, क्योंकि उसके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो अणुओं को कहीं जाने नहीं देगा, जिससे अणुओं की गति धीरे धीरे शून्य होती चली जाएगी। यानी कि गति ऊर्जा में कमी होगी और वो स्थिति उनकी बढ़ती जाएगी, तो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। समझ में तो आ रहा है ना? नियत रहेगी, किंतु स्थितिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही गति ऊर्जा में कमी होगी, उतनी ही गतिज ऊर्जा में कमी होगी। ठीक है, तो ये है, अगर वास्तविक गैस का हम मुक्त प्रसार कराएंगे तो उसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसके कारण उसकी गति ऊर्जा वो कम होती चली जाएगी और उसकी स्थिति ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, उसके जो गैस के अणुओं को जो ताप है भैया वो क्या होता चला जाएगा? वो ताप कम होता चला जाएगा। तथा इससे हमें एक और बात जानने को मिलती है, तथा हमें ये बात पहले से मैं बता चुका हूँ
वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा U, वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा U, वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा U केवल ताप पर निर्भर ना कर करके दाब तथा आयतन दोनों पर निर्भर करती है। केवल ताप पर निर्भर ना करके, केवल ताप T पर निर्भर ना करके, राइटिंग में मत जाना, जो मैं बोलो उसे सुनिए, निर्भर ना करके दाब तथा आयतन, आयतन दोनों पर निर्भर करती है। दोनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि U बराबर FTVP, यानी कि इनमें से अगर कोई चीज़ बदलेगी तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी? बदलेगी। लेकिन यही बात बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? क्योंकि यहीं पे जूल का नियम फेल हो गया। जूल ने क्या कहा था? जूल ने कहा था कि हमारे जूल का नियम क्या है कि U बराबर FT, आंतरिक ऊर्जा है आदर्श गैस की, वो केवल ताप पर निर्भर करती है और किसी पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि अगर हम और कोई चीज़ बदलेंगे तो आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी। लेकिन यहाँ काम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमारे इसमें आकर्षण बल कार्य कर रहा है अणुओं के मध्य। तो आकर्षण बल कार्य करेगा तो उसकी गति ऊर्जा में कमी होगी और स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे इन पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इसके आयतन में चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ इसकी आंतरिक ऊर्जा में भी चेंज होगा। अगर उसके हम दाब में चेंज करेंगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो यहीं पर हमारा नियम गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य, वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य, वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य, वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होने के कारण, प्रबल आकर्षण बल होने के कारण, प्रबल आकर्षण बल होने के कारण जूल के नियम का पालन नहीं करती है। जूल के नियम का पालन, नियम का क्या नहीं करती भैया? पालन नहीं करती है। जूल के नियम का पालन नहीं करती है। तो ये तो हो गई कि वास्तविक गैस जूल के नियम का पालन क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसके अणुओं के मध्य क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होते हैं। अब हमें निकालना है इसका जो तीसरा टॉपिक था वो जूल गुणांक निकालना है हमें। ये रहा, वास्तविक गैस के लिए निकलता है या वान डेर वाल गैस के लिए निकालते हैं जूल गुणांक को? जूल गुणांक। इसको भैया इससे प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं इसको इस टाइप की एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको ईटा भी बोलते हैं, ईटा। ईटा से इसको हम क्या करते हैं भैया? प्रदर्शित करते हैं। और हमें क्या इसके डायरेक्शन है, हमें इसका निकालना है। देखिए, तो माना या यदि, देखिए यदि किसी गैस के मुक्त प्रसार में, किसी गैस के मुक्त प्रसार में, किसी गैस का हम एडियाबैटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है? ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन कितना हो? dt हो, तथा आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन dv हो, तब अब आयतन में परिवर्तन कैसे हो रहा है? आप कहोगे आदर्श गैस में ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन ये बात तो भैया यहाँ पर काहे की चल रही है? वास्तविक गैस की बात चल रही है, तो उसमें आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक है? तब जूल गुणांक ईटा बराबर क्या हो जाएगा? dt ओवर dv। आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। देखिए आगे इसको कैसे प्रूव करेंगे। माना किसी वास्तविक गैस के दाब में परिवर्तन, माना किसी वास्तविक गैस का आंतरिक दाब कितना है? P बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? माना किसी वास्तविक गैस का आंतरिक दाब A/V² है, तथा गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? dW बराबर कितने जानते हैं हम? dW बराबर PdV, ठीक है? P केवल यहाँ पर उठा के रख दो, कितना हो जाएगा? ये किया गया कार्य dW बराबर P की वैल्यू यहाँ आई A/V² dV, ये आ गया। लेकिन जब किया गया कार्य होगा, ठीक है, तब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी ना, वास्तविक गैस की बात चल रही है, तब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो वृद्धि क्या होगी भैया? कार्य के बराबर होगी, बराबर dW बराबर A/V²
dV। लेकिन जब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी, तब गतिज ऊर्जा में कमी। लेकिन जितनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में कमी होगी, यानी कि इसी को हम कैसे लिख देंगे भैया, माइनस में लिख देंगे, माइनस में। तब गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी कितनी हो जाएगी, इसको माइनस करके लिख दो बराबर से माइनस का v² dV। ठीक, उसके बाद एक लाइन लिखिए, यदि वास्तविक गैस की, यदि नियत आयतन पर वास्तविक गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV, मोलर विशिष्ट ऊष्मा घुस डाली है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV हो तो आंतरिक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो आंतरिक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन, बराबर कितना हो जाएगा CVdT। ठीक, और CVdT बराबर कितना हो जाएगा, CVdT बराबर जो परिवर्तन है गतिज ऊर्जा में कितना है, माइनस का v² dV। ठीक, बहुत बढ़िया। तो dV को उधर ले आओ, CV को उधर भेज दो, तो ये dT/dV बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का a/v² 1/CV। लेकिन इसको हम क्या जानते हैं, इसको हम जूल गुणांक ईटा, तो ईटा बराबर हो जाएगा dT/dV बराबर माइनस का a/v² 1/CV। तो ये आया। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं डेल्टा के रूप में। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम डेल्टा के रूप में इसको, ईटा बराबर डेल्टा T बराबर माइनस का a/v² × 1 तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे हमें एक चीज़ पता चलती है क्या, कि यहाँ पर जो ईटा आया है वो ये कैसा है, वैल्यू का क्या आई है, इसकी माइनस की आई है, ईटा की वैल्यू माइनस की आई है, यानी कि आदर्श यानी कि वास्तविक गैस के मुक्त प्रसार में शीतलन उत्पन्न होता है, यानी कि टेम्परेचर गिरता है। तो अतः इसको भी दिखाना पड़ेगा, जो वैल्यू आई काय में आई है भैया, माइनस में आई है। अतः वास्तविक गैस के मुक्त प्रसार में क्या होता है भैया, शीतलन उत्पन्न होता है, क्योंकि तभी तो माइनस में आंसर आया है, शीतलन उत्पन्न होता है। तो इतना काम आप कराएंगे तो आपको पूरे 12.5 नंबर मिल जाएंगे। तो आज आपका टॉपिक क्लियर हो गया। जूल का प्रभाव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कल हम मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तो ये आज का आपका जो क्वेश्चन था 12.5 नंबर का, वो कंप्लीट हो चुका है। इतना काम कराना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो। ओके, बाय।